बोलो, बैठो बैठो ना, तुम्हारे बाप को बोलूंगा, क्या बात है। जी हाँ नाजरीन, खास पेशकश के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सिरपुर कागज नगर में टीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव 12% मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालिक मुसलमानों की जानिब से जलसे में सवाल किए जाने पर सख्त बरहम हो गए। कारगुजार वज़ीर आला और सदर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने 12% रिजर्वेशन पर सवाल किए जाने पर शदीद नाराजगी का इजहार कर दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि केसीआर ने सवाल करने वालों को बैठने के लिए कह दिया और सख्त गुस्से के आलम में यह तक कह डाला कि तुम्हें ही नहीं तुम्हारे बाप को भी बोलेंगे। जाहिर सी बात है कि केसीआर के इस रवैये को देखकर रियासत के तमाम मुसलमानों में मायूसी की लहर दौड़ गई है। आज अपनी खास पेशकश में हम यही तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 12% रिजर्वेशन का वादा अब टीआरएस के लिए गले की हड्डी बन गया है या फिर कुछ और है। और हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के रुकन मोहम्मद वहीद अहमद, जो टीआरएस की नुमाइंदगी करेंगे, कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तर्जुमान और तशहीरी कमेटी के चेयरमैन सुल्तान आरिफ इकबाल, साथ ही साथ हमारे साथ होंगे आबिद रसूल खान साहब भी, जिनसे हम इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत से पहले न्यूज 18 उर्दू ने इस पूरे मामले पर 7 सवाल भी उठाए हैं। ये 7 सवाल क्या हैं, आपको दिखाते हैं। सवाल नंबर 1, 12% रिजर्वेशन का वादा बना गले की हड्डी। सवाल नंबर 2, केसीआर की नजर में मुस्लिम वोटों की नहीं है अहमियत। सवाल नंबर 3, क्या केसीआर को अपनी शिकस्त का हो गया है एहसास। सवाल नंबर 4, केसीआर का बयान क्या बीजेपी से कुर्बत का है असर। सवाल नंबर 5, केसीआर से मुसलमानों की नाराजगी क्या अजीम इत्तेहाद की बनेगी ताकत। सवाल नंबर 6, मुसलमानों में एतमाद बहाल करने के लिए क्या करेगी टीआरएस। सवाल नंबर 7, क्या केसीआर मुसलमानों से करेंगे माजूरत ख्वाही। और वहीं तेलंगाना के कारगुजार वज़ीर आला केसीआर जब आदिलाबाद के इलाके कागज नगर में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे, उस वक्त एक शख्स ने उनसे 12% मुस्लिम रिजर्वेशन पर अमलावरी के बारे में सवाल किया, जिस पर केसीआर ने उस शख्स पर बरहमी का इजहार किस तरह से किया है, जरा आपको दिखाते हैं। बैठो, खामोश बैठो, वही 12% ही बोले, खामोश बैठो, बैठ जाओ। వాటేవాడు 12% వాడేవాడు చెప్తా కదరా భయ్, తొందర ఎందుకు పడుతున్నావు, बैठो, खामोश बैठो, बोलो, बैठो बैठो ना, तुम्हारे बाप को बोलूंगा, क्या बात है। और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने 12% माइनॉरिटी रिजर्वेशन को नामुमकिन करार दे दिया है। साथ ही टीआरएस पर अवाम को धोखा देने का इल्जाम भी लगाया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने 29 नवंबर को गांधी भवन हैदराबाद में एक अहम बयान दिया था। उन्होंने क्या कुछ कहा था, आपको दिखाते हैं। जब 2% तमिलनाडु में है, जब 4% कर्नाटका में है, 4% यहां है, 12% पॉपुलेशन है, ये तो कोई भी हिंदुस्तान की सरकार है 12% करेगी नहीं। और मोदी जी करेंगे तो ये दूध की नहीं, ये तो आप शहद की नहर ला रहे हो। तो ये ऐसा वादा करना, उस पर मुझे आपत्ति है कि आप लोगों को वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके जज्बात से खेलते हैं। जो चीज मुमकिन नहीं है वो चीज बोल के आप उनको झूठ बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा, जो चीज हम 5 नहीं दे पाए और अदालत ने उसको स्ट्राइक डाउन किया, तो 12 के को क्यों नहीं स्ट्राइक डाउन करता, आप बताएं। इसलिए मैं अकलियत के लोगों को कह रहा हूं कि आपके साथ धोखा किया गया है और जानबूझ के धोखा किया गया। तो अक़लियतों के साथ जानबूझकर धोखा किया गया है, ये कहना है कांग्रेस का। उधर तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी सदर अमित शाह ने माइनॉरिटीज को 12% रिजर्वेशन को ही गैर आईनी करार दे दिया और हर हाल में 12% रिजर्वेशन न होने देने का ऐलान भी कर डाला। अमित शाह ने 25 नवंबर को तेलंगाना में रैली के दौरान
क्या कुछ कहा था, उसको भी देख लेते हैं। रिजर्वेशन गैर संवैधानिक है, लघुमतियों का आरक्षण गैर संवैधानिक है। इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, धर्म के आधार पर आरक्षण का हम विरोध करते रहेंगे, ना हम करेंगे, ना किसी को करने देंगे। वहीं बीजेपी सत्र की जानिब से रिजर्वेशन को रोकने की कोशिश पर केसीआर ने कहा था कि रिजर्वेशन को रोकना किसी के बाप की जागी नहीं है, और ये बयान 28 नवंबर को उन्होंने जहीराबाद में हुई रैली में दिया था। रिजर्वेशन होने ने क्या तेरे बाप का जागीर है? हिंदुस्तान अपना जागीर समझ रखा है तुमने। तेलंगाना अलग हुआ, ये सच है। हमारे मुसलमानों की रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए, जो कि आबादी बढ़ी, परसेंटेज बढ़ी, ऐसे हमारे लंबाड़े भाई, हमारे गिरिजन भाई भी बढ़े, उनके भी आबादी बढ़े। यहां असेंबली यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास करके भेजे, हम कैबिनेट भेजे, कम से कम 30 लेटर मैंने लिखा और 30 बार जाके वजीर आला को मैंने, वजीर आजम को मैंने खुद दिया रिप्रेजेंटेशन, भाई करो। नहीं करते, उल्टा नहीं करने देते, बोल रहे जब तक हम इनको सहेंगे नहीं करने देंगे। बिल्कुल जीत रहे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, 100% जीत रहे। लेकिन गुजारिश आप लोगों से यह है, पार्लियामेंट में भी हमको एक सीट तो असद भाई जीतेंगे हैदराबाद से। 16 के 16 नशिस्तों पर पार्लियामेंट मेंबर हमारा जीतना चाहिए, और मरकज में नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी सरकार बनना चाहिए। ये मैं बना के रहूंगा, आप लोग देखते रहिए। ये लोग बहुत डरे हुए हैं, दोनों भी अभी तक तानाशाही चलाए मरकज पे, अब इनके नहीं चलेंगे। और नाज़रीन, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान, जाने पहचाने मेहमान आबिद रसूल खान साहब जुड़ चुके हैं, जो कि टीआरएस से हैं, और चलिए उनसे जानेंगे। आबिद रसूल खान साहब, बहुत बहुत सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। आपसे यही जानना चाहेंगे, कल जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, तो वजाहत की जरूरत जरूर महसूस की जा रही है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सीधी बात बताता हूँ, कांग्रेस बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुकी है, और कांग्रेस के पास कोई ऐसा मुद्दा बाकी नहीं रहा जिससे वो माइनॉरिटीज़ को अपने पास ले सकें। नर्वसनेस का पहला आपके सामने जो सबूत आया है वो है, एक वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंट करे हैं, जो वर्किंग प्रेसिडेंट कभी हैदराबाद को रिप्रेजेंट ही नहीं किया, उसको तेलंगाना का वर्किंग प्रेसिडेंट जब आज बनाए हैं, और इतने दिनों से नहीं बनाए थे, आज बनाए इसलिए कि नर्वसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और दूसरी चीज़, एक केसीआर साहब, एक जो हमारे एक वालिद के बराबर एक फिगर हैं, वो एक बच्चे को ये बोले हैं कि आप डिस्टर्ब मत करो, मैं बात करूंगा बराबर, तो उसको एक इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक मीटिंग में जहाँ पे लाखों लोग हैं, वहाँ पे अगर एक लड़का उठ के सवाल करता है और तो केसीआर साहब एक चीफ मिनिस्टर होते हुए उसको जवाब देते हैं, और उसको पॉइंट आउट करते हुए बोलते हैं मैं आपको जवाब दूंगा, तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एक बात है। क्योंकि ऐसी मीटिंग में जहाँ पे राहुल गांधी की मीटिंग होती है, जहाँ चंद्रबाबू नायडू की मीटिंग होती है, अगर कोई सवाल करने की हिम्मत करता है तो उसको पुलिस से पकड़ाकर बाहर फेंका देते हैं। यहाँ पे उन्होंने बात किया है, बोला है मैं आपको जवाब दूंगा, और मीटिंग के दौरान ही उन्होंने उसका पूरा रिजर्वेशन के ऊपर क्या क्या काम किए हैं उसके बारे में जवाब दिए हैं, और यहाँ तक बोले हैं कि मैं लाके रहूंगा और इसको करा के रहूंगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि 12% जो रिजर्वेशन का वादा है वो गले की हड्डी नहीं बन गया है, बल्कि उसको अमलाया जाएगा, और ये सिर्फ एक वक्ती तौर पे था रिएक्शन कल का। देखिए, हम तो सीधी बात कर रहे हैं, और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपके चैनल में जो दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि भाई आप 4% रिजर्वेशन देने के बाद हुकूमत सेंटर में कांग्रेस की थी, तो इसको लेजिस्लेशन में आप पास क्यों नहीं करे? लेजिस्लेशन में पास क्यों नहीं करे? जी, आप चाहते तो लेजिस्लेशन उसको कर देते और पार्लियामेंट में पास कर देते, तो आज हमको सुप्रीम कोर्ट के पे भरोसा करके बैठने की जरूरत नहीं रहती। अगर कल के दिन सुप्रीम कोर्ट में 4% स्ट्रक डाउन होता है, खुदा ना खास्ता, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनके साथ कितना बड़ा धोखा होगा। दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो बार बार बताया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी इसका जवाब देना चाहिए कि चंद्रबाबू नायडू के साथ वो दोस्ती कैसा किए हैं। ये चंद्रबाबू नायडू 3 महीने पहले तक बीजेपी के साथ मिले हुए थे। उससे पहले 2002 में गुजरात के जो कत्लेआम हुआ था, जब ये एनडीए के कन्वीनर थे और कोई
अपने तरफ से कोशिश नहीं करे कि कत्लेआम को रोकने की। आज वो दोस्त बन गए, एक मसैया बन गए और उनके सामने यहाँ के पार्टी के प्रेसिडेंट साहब खड़ के बात कर रहे हैं, वो सीट पर बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये हालात जब बनते आ रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस इतनी डरी हुई है कि कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू का भी सपोर्ट ले रही है, कोदंडाराम साहब का भी सपोर्ट ले रही है, सीपीआई सीपीएम का भी ले रही है और ऐसे मुद्दे उठा रही है जो मुद्दों का मुद्दा ही नहीं है। आपको बात करना है तो हमारे पास स्कूलों की बात कीजिए, आपको बात करना है शादी मुबारक की बात कीजिए, आपको बात करना है अमन और सुकून की बात कीजिए जो 5 साल से। जी आबिद रसूल खान साहब, यहाँ हम आपसे ये भी वजाहत चाहेंगे, जानना चाहेंगे क्योंकि आप काफी सीनियर लीडर रहे हैं, तमाम यहाँ की सियासत को आपने काफी करीब से देखा है। ये जो नाराजगी की बात आ रही है कि केसीआर से मुसलमान जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये जो अजीम इत्तेहाद है उसको फायदा नहीं पहुंचेगा? उसके लिए कुछ ये प्लस पॉइंट नहीं होगा? जी हिना जी, मुसलमान केसीआर से बिल्कुल नाराज नहीं है। मुसलमान तो चाह रहे हैं कि केसीआर की हुकूमत फिर 5 साल के लिए आए, टीआरएस फिर 5 साल के लिए आए और जो 4.5 साल में हमारे सुकून से हम अपनी जिंदगी गुजारे हैं, ईद मनाए हैं, बकरीद मनाए हैं, कुर्बानी दिए हैं, ये सब इसी सुकून और इसी अमन और 5 साल तक रहे। जो 60,000 बच्चे हमारे आज स्कूलों में 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, ये आगे बढ़ के इंजीनियर और डॉक्टर बने और हमारी जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी की एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। देखिए बात आप ये बताइए, कांग्रेस जब माइनॉरिटीज की इतनी दोस्त है और माइनॉरिटीज को इतना चाहती है तो ये आप मेरे को बताइए कि 2011 से 2014 तक आप पार्लियामेंट में कम्युनल वायलेंस बिल क्यों नहीं पास करें? आपको न्यूक्लियर बिल पास करने के लिए आप पूरी मेहनत करें और पास करें और कम्युनल बिल को आप सबका कर दिए, उसको सैक्रिफाइस कर दिए। अगर कम्युनल वायलेंस बिल पास होती थी तो आज कोई मुसलमान के ऊपर मॉब लिंचिंग नहीं होती थी, गौ रक्षक हत्या नहीं करते थे और कहीं कम्युनल राइट नहीं होती थी, क्योंकि अगर कम्युनल वायलेंस बिल में अगर ऐसा होता है तो करने वाले की जायदाद से जब्त हो जाती है, पुलिस ऑफिसर की जायदाद जब्त हो जाती है। आबिद साहब लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस तो सिरे से 12% को ही नकार रही है। हमने देखा कि किस तरह से गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कहा कि हम 5% नहीं दे पाए, 12% का तो सवाल ही नहीं है। लगातार कांग्रेस जो है वो इन चीजों को नकारती जा रही है, तो क्या इसको बौखलाहट कहेंगे या कुछ और? बौखलाहट, कांग्रेस तो बड़ी परेशान है। आज मुसलमानों के ऊपर इतनी मेहरबान हो चुकी है कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मेहरबान है। जो मुसलमान बोले वो हाँ हम कर देते बोल रहे हैं। उनका अगर आप मैनिफेस्टो देखें तो आप खुद हंसने लग जाएंगे कि किस किस तरीके के उसमें वादे कर दिए हैं। मुसलमानों के लिए सेपरेट हॉस्पिटल, मुसलमानों के लिए सेपरेट स्कूल, ये मुल्क क्या और इसमें आप डिवाइड कर देना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान फसाद कराना चाह रहे हैं। आप हम हिंदू मुसलमान को भाईचारगी से रहना है, साथ में डेवलप होना है, एक दूसरे की मदद करना है और आने वाले दिन में जैसा तेलंगाना में अमन और सुकून है, ये अमन और सुकून हमको होना है। हमको कोई और ऐसे गड़बड़ है। आपके पास 15 तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, किसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे पहले वो तो आप जवाब दीजिए। आपके पास 15 चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है जो तैयार है, अगर गवर्नमेंट आती है तो बनेंगे। तो आपके पास सुकून कहाँ होगा? आपके पास स्टेबल गवर्नमेंट किधर होगी? आपके पास काम कहाँ होगा? ये चीज का जवाब दीजिए, ये चीज पे डिबेट कीजिए। आप खाली केसीआर साहब कोई बच्चे को बोलते हैं मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हारे वालिद को जानता हूं। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के लीडर सुल्तान आरिफ इकबाल साहब भी जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुल्तान आरिफ इकबाल साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका न्यूज 18 उर्दू में। लगातार कांग्रेस के ऊपर ये सवाल उठाया जा रहा है कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है, लेकिन अब जो केसीआर हुकूमत कर रही है उस पर सवालिया निशान हो रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप पहले तो ये सुनिए कि सवालिया निशान कौन उठा रहे हैं। एक आम इंसान ने कागज नगर में जो नारियल बेचता है उसका नाम सलीम है, वो शख्स ने पूछा सीएम को, वो कोई पार्टी से रिलेटेड आदमी नहीं होता, उसने पूछा कि भाई क्या है भाई 12% रिजर्वेशन आप 4 महीने में देते बोले थे, क्या हुआ? तो इनका तकब्बुर देखिए, क्योंकि तकब्बुर और गुरूर देखिए, इन्हों जो है अब मुसलमानों को गाली गलौज पे उतर आए हैं कि भाई बाप की गाली देते, माँ की, यानी कि अब तो बाप को बोल रही। अल्लाह ना करे गालियां ऐसे हो गए कि इनडायरेक्टली गाली दे रहे हैं। आप ऐसा दिख रहा कि बीजेपी के पूरे छत्र छाया में चल रही, क्योंकि इससे पहले भी एक क्लिप वायरल हुई थी अमित शाह की। अमित शाह ने जो है सेम ऐसे ही अंदाज में उनको रिपोर्टर्स को यानी कैमरामैन को और जो है पुलिस वालों को कहा था, वही अंदाज में हमारे सीएम, केयर टेकर सीएम, आपके हमारे सीएम बदतमीजी करते हुए
एक मुसलमान को हाँ। कि बाप की बात कहते हैं, यानी कि सारे मुसलमानों के बापों को गिन रहे हैं आप। जी, आपको लेकिन यही लेकिन बात लेकिन हम आबिद बताएंगे। रसूल खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद रसूल साहब का साफ तौर पर कहना है कि भाई ये सिर्फ अगर कोई खड़ा हुआ था तो एक बाप की हैसियत से उन्होंने उसको कहा था और उसको बिठा दिया गया था, इस पे कोई इतना इशू बनाने की बात नहीं है। नहीं, बाप की हैसियत से नहीं, सारे जितने भी लोग हैं, हाँ। जितने उनके पास अकल सलीम अच्छी है, मुसलमानों को, ये खुद भी दानिश्वर है, आबिद भाई भी हमारे, और ये खुद भी जानते, अगरचे कांग्रेस में रहते तो ये वावेला मचा देते थे, मगर इनकी मजबूरी है आज डिफेंड करना, क्योंकि ऐसे चीजों पर डिफेंड नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, हम आज के तनाजुर में बात करते हैं। आज के तनाजुर में आबिद रसूल साहब, क्या बीजेपी से कुर्बत की जो बातें सामने आ रही हैं उसको सच्चाई मानी जाए या फिर वो सिर्फ कहा जा रहा है? देखिए हिना जी, बीजेपी को आज तेलंगाना में रोक सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब रोक सकते हैं, टीआरएस पार्टी रोक सकती है। और उन्होंने साफ 4 मीटिंगों में बताया है कि बीजेपी को हम रोकेंगे और बीजेपी को एक भी सीट जीतने नहीं देंगे, और वो चीज हम आपके सामने 11 तारीख के दिन पेश कर देंगे। जी बात यहाँ पे जो अभी मेरे दोस्त इकबाल साहब बोले हैं, जी, तो मैं उसको उनसे ये याद दिलाना चाहूंगा कि आज से 12 साल पहले राहुल गांधी बोले थे कि मेरा ईमान सिर्फ कांग्रेस का झंडा है और कांग्रेस का मैनिफेस्टो और कांग्रेस की पॉलिसी है। आज पूरी तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व की अबर आ चुके हैं। आज आप देखिए मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो में गौमूत्र, गौ के आपके कैंपस, गौ के हॉस्टल्स बनाने की बात हो रही है। यहाँ तक के ये बताया जा रहा है कि मुसलमान इलेक्शन नहीं जीतते हैं और मुसलमान को हम टिकट नहीं देंगे। आज कांग्रेस पार्टी जो 14 टिकटों का वादा करी थी, आज सिर्फ और सिर्फ 2 टिकट दी है जो जीत सकते हैं, जहाँ लड़ सकते हैं, बाकी के तो 4 टिकट ओल्ड सिटी में दिए हैं। तो 14 से 2 को आप ला लिए। जी जी, और सुल्तान आरिफ इकबाल साहब, सीधा आपसे सवाल है। सुल्तान आरिफ इकबाल साहब, आपने सुना सीटों के बात पे तो ये बिल्कुल इनकी बात पूरी गलत होते जा रही कि सीटों के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 1 सीट दी, 2 डम्मी सीट दिए, हम माशाल्लाह 2 सीट दिए तेलंगाना में और हैदराबाद में 5 दिए, जिसमें से के 3 तो गनशॉट जीतने वाले हैं। और रही बात सीटों की बात, बाजुक रखे 12% पे आ जाएं, और इनका तकब्बुर यहाँ तक नहीं रुका, इनका तकब्बुर यहाँ तक आ गया कि ये लोगों ने जो है बाज़ाब्ता जो है इनकी बेटी ने निजामाबाद में जाकर, ये सारों को पता है मुसलमानों की फितरत क्या है, मुसलमान परिंदे के मानिंदे तो दाना डालो तो खा लेते हैं फिर उड़ जाते हैं। जी, हमारे साथ मोहम्मद वहीद अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि टीआरएस से हैं। मोहम्मद वहीद अहमद साहब, लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से कल जो केसीआर साहब का जो एक गुस्से वाला जो एक रूप देखने को मिला है, उसके बाद मुसलमानों में खासतौर से नाराजगी देखी जा रही है। इलेक्शन से ऐन पहले किस तरह से आप इस चीज को देखेंगे, इसकी वजाहत चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करता हूं, और जहां तक कल की जो वीडियो क्लिप्स की आप जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये न्यूज चैनल्स को परसों का वीडियो क्लिप्स ये लोग क्यों नहीं बताए। परसों के वीडियो क्लिप्स में केसीआर साहब ने जहीराबाद में आवाम को खिताब करते हुए अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बाप की जागीर नहीं 12% तहफुजात हमने दिखाया है सर, दे के बताऊंगा। हमने दिखाया है, लगातार हमने दिखाया है। जी जी, शुक्रिया आप दिखाए हैं, लेकिन मैं कांग्रेस के उन लोगों से जो इसको इश्यू बना रहे हैं उनसे मैं ये सवाल करूंगा, तुम्हारे में दम है तो तुम्हारे मैनिफेस्टो में पहले मुसलमानों को 12% तहफुजात को दर्ज कराएं, उसके बाद हमारे से बात करने की औकात पैदा करें। कांग्रेस जब तक मुसलमान को 12% तहफुजात की बात नहीं करती, हम कांग्रेस 12% तहफुजात पूछने का कांग्रेस को कोई हक नहीं। कांग्रेस में दम है तो मैदान में आइए। उन्होंने डर के इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आइंदा राहुल गांधी वजीर आजम कभी नहीं बन सकते मुसलमानों को 12% तहफुजात का जिक्र कर दिए तो, इसीलिए ये लोग नहीं बता रहे। और ये लोग आज तक 60 से 65 साल तक हुक्मरानी करे, क्या मुसलमानों को दिए, क्या मुसलमानों की फलाह बहबूद का काम करे। और खुसूसन जहां तक बीजेपी से ताल्लुक की बात कर रहे थे, अभी मैं बता दूं, बीजेपी को अगर तेलंगाना में निस्तुन नाबूद कोई करा है तो वो केसीआर चंद्रशेखर राव साहब है। आप खुद देख लीजिए, एक बात का अंदाजा लगा लीजिए, बल्दिया हैदराबाद
बल्दिया के कारपोरेशन का जो इलेक्शन हैदराबाद का होता है, जहां पर बीजेपी के 18, 20, 24 कारपोरेटर होते थे, लेकिन तेलंगाना के 4 साल 3 महीने की हुक्मरानी में केसीआर साहब ने बीजेपी को जिंदा दफन कर दिया। सिर्फ 2 कारपोरेटर बीजेपी के शहर से जीत के आए। और मैं ये भी आपको बताता हुआ चलूं, क्योंकि खुसूसन जहां तक बीजेपी के जितने सीट्स है, मैं आपको इस बात का अंदाजा दिलाता हूं, इंशाअल्लाह गोशा महल भी हम जीतेंगे, खैरताबाद भी हम जीतेंगे और मशीराबाद भी हम जीत के आएंगे। जी वहीद अहमद साहब, यहाँ हम आपसे ये जरूर पूछना चाहेंगे, हमारे चैनल पे के जरिए ये जरूर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये बात हो रही है कि मुसलमानों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा अब जो केसीआर है उनकी पार्टी को, साथ ही साथ क्या मुस्लिम वोटों की अब कोई अहमियत नहीं रही है? बहुत सारी बातें जो हैं वो उठ रही हैं, इन तमाम चीजों की वजाहत चाहेंगे। हेलो जी वही साहब। जी खुसूसन जहां तक मुसलमानों की हमदर्दी की अगर कांग्रेस बात कर रही है, तो मैं ये सवाल करूंगा, मशीराबाद से जिसको टिकट दिया गया अनिल कुमार यादव, जिनके बाप और बेटे ने जैसे ही अजहरुद्दीन सिकंदराबाद से एमपी कांटेस्ट करने की बात करते हैं, तो ये लोग सबसे पहले एक मुसलमान अगर टिकट पूछा तो पूरा वावेला मचा के पार्टी को एक कर देते हैं, और मुसलमान का नाम लेते ही इनको बौखलाहट इनके दिलों में आ जाती है और जिस्म में पूरी आग लग जाती है। तो ऐसे लोगों को मशीराबाद भी जाया जा रहा है। हम बता देंगे इंशाल्लाह, बीजेपी को हम दफन करेंगे। और केसीआर साहब ने जहां तक 12% मुसलमानों से वादा किया, इंशाल्लाह हमने दोनों ऐवानों में बिल मंजूर किया। ना सिर्फ हमने पूरी मेहनत की, पार्लियामेंट को तक भिजाया उसको इंशाअल्लाह। और जहां तक मुसलमान की फलाह बहबूद की, अगर मुसलमानों की जरूरत की बात नहीं करते हैं, मुसलमान को हमने गले से लगाया, मुसलमान को हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर रेवेन्यू जैसा ओहदा दिया। कांग्रेस की तारीख में कांग्रेस कभी भी मुसलमानों के साथ हमदर्दी नहीं करी। भिवंडी से लेकर भागलपुर तक मुसलमानों के गले काटने वाली कांग्रेस, बाबरी मस्जिद के ताला खुलाने से लेकर बाबरी मस्जिद को शहीद करने तक कांग्रेस का, यानी आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान नाराज नहीं है, मुसलमान टीआरएस से नाराज नहीं है। मुसलमान पूरे तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के साथ है। आप इस बात का अंदाजा लगा लो, आप देख लो ये चीज को इंशाअल्लाह। आप देखो, जमात इस्लामी की तायद हमको है इंशाअल्लाह। यूनाइटेड मुस्लिम, जी हमारे साथ सुल्तान आरिफ इकबाल साहब भी मौजूद हैं। सुल्तान आरिफ इकबाल साहब, लगातार कांग्रेस पर कई सवाल हो रहे हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, खासतौर से रिजर्वेशन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे अब सुल्तान आरिफ इकबाल साहब? देखिए बात ऐसी है, ये ड्रिल कर रहे हैं वहीद भाई कईयों चीजों को, बात इस पे करिए। आज जो इशू हुआ है कल, एक गरीब मुसलमान जिसका कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, वो शख्स ठहर कर पूछता है कि भाई 12% क्या हुआ, उसका पता करें आप लोग, आपका वहां पे रिपोर्टर को भेजे। वो बंदे का किसी लेना नहीं है, किसी से देना नहीं है, वो नारियल का काम करता, नारियल बेचता है। उसने पूछा, आज उसके पीछे लोग पड़ गए कल रात से, टीआरएस के गुंडे, वो बंदे को मारने के लिए, उसको वहां पे मुकामी लोग बचा रहे। उसने पूछा क्या 12% का आपने क्या किया? उस पे इतना तकब्बुर आदमी जब भी बौखलाता है, सीएम साहब इनके बौखला गए, क्यों जब भी बौखलाता है कि भाई जमीन जब खिसकती है पैरों तले, तो इसलिए उनके बातें ऐसे, उनकी बेटी के बातें उनसे, उनके बेटे के बातें ऐसे। रही बात सीटों की, उसकी अब ये 100 माने नहीं रखते। 4 दिन 5 दिन में इलेक्शन है, 11 तारीख के दिन पता चलेगा। उसके बाद इनके सीएम कहां बैठेंगे, क्या बैठेंगे, उसके बाद किसके कोसी बीजेपी के गोद में बैठेंगे। जब वहीद भाई भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, जब डिबेट होगा। अब बात सिर्फ रिजर्वेशन पे करिए कि वो बच्चे की गलती क्या थी। आप बाप की बात बोले, आप किसी भी, आप दिल से पूछिए, आपके दिल से पूछिए। अगरचे ये बात मैं पूछता या वहीद भाई भी पूछते, तो क्या तुम्हारे बाप को भी बोलूंगा? चलिए मोहम्मद वहीद अहमद साहब, यहाँ हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मोहम्मद वहीद अहमद साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या जो, क्योंकि एक दिन पहले जहीराबाद में मेरे चीफ मिनिस्टर ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बाप की जागीर नहीं कहा, लेकिन और एक नहीं बोखलाहट यही दिख रही। मैं आप बात करते खुद बीच में नहीं बोला, बोखलाहट इसमें ही नजर आती है। मैं खुसूसन आपको बात बता दूं, वो लोग तहफुजात का जिक्र करें
जो मुसलमानों के दिलों में हमदर्दी रखते हैं। मैं खुसूसन कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी करे कांग्रेस, कल खुद माइनॉरिटीज के कुछ बातें जिक्र करिए, तहफुजात 12 देते, कहीं को नहीं बोल रहे भाई। पार्लियामेंट में हो सकता है वजीर आजम बने राहुल गांधी, हो सकता है बिल मंजूर हो जाए, क्यों नहीं बोल रहे? मैनिफेस्टो में लाओ। मोहम्मद वहीद अहमद साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या केसीआर जो है माफी मांगेंगे? कल जिस तरह से उनका एक रूप सामने आया है, क्या वो इसके लिए मुसलमानों से माफी मांगेंगे? नहीं, कल का जो सीएम से मेरा डिमांड है कि वो माफी मांगे। कल का जो वाकया है, सुल्तान साहब सुन लेते हैं। जी वही साहब बोलिए। कल का जो वाकया है मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। आप क्या सारी दुनिया के सामने, आदिलाबाद से मुसलमान खवातीन भेज रही हो भाई, इसके बारे में बात करिए। आदिलाबाद से पार्टी टीआरएस के लीडर एक कांग्रेस ज्वाइन करे जापान, उनका तायरा भाई है ये प्रूफ कर लो। बोलो आप उन्हों भी जैसे है, उन्होंने गैर जरूरी वहां पर होना बोल के, इसीलिए केसीआर साहब ने अल्फाज किया। एक दिन पहले जहीराबाद में केसीआर साहब ने जो कहा वो आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बात की जाके बात करने बात करना है। मेरा वक्त आया, मेरे को मेरे से क्वेश्चन है उनका, वो क्वेश्चन बोलने दो, मैं खुद रुक जाऊंगा। आप मैं बात कर रहा हूँ तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप मैं बात कर रहा हूँ तो चलिए दोनों जो है अपनी अपनी बात कहें, एक एक करके अपनी बात कहिए। मोहम्मद वहीद अहमद साहब, सीधे सीधे आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि वक्त की बहुत कमी है हमारे पास, तो मुसलमानों को जो उनकी नाराजगी है उसको दूर करने के लिए क्या किया जाएगा? नहीं, मुसलमानों से केसीआर साहब की कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि मुसलमान केसीआर साहब को मसीहा समझते हैं। क्योंकि खुसूसन केसीआर साहब ने जब से हुकूमत की बुनियाद डाली है, आप सोचते रह जाएंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से लेके आज मुसलमानों का जो अखिलियती बजट है उसका ताल्लुक कांग्रेस सोच भी नहीं सकती। 60 से 75 सालों में कांग्रेस का पिछला रिकॉर्ड आप निकाल के देख लो, 38 लाख। तो यानी आप ये मान रहे हैं कि मुसलमान यहाँ के नाराज नहीं है, मुसलमान नाराज नहीं है यहाँ पर? हाँ मुसलमान, कईयों मुसलमान आज नाराज है, 100% नाराज है और माफी मांगनी चाहिए। इनकी बेटी भी मांगी माफी वो बात पे, ये भी मांगनी चाहिए। और रही बात माइनॉरिटीज की बात करते, अरे भाई जुडिशियल पावर नहीं दिया औकाफ को, जिसके आप मेंबर हैं। चलिए नाजरीन, हमारी ये बहस जो है ये काफी दिलचस्प रुख इख्तियार कर गई थी। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बयानबाजियों का सिलसिला जारी रहेगा और लगातार हमारी नजर भी उस पर बनी रहेगी। हम अपने तीनों खास मेहमानों का, मोहम्मद वहीद अहमद साहब जो कि टीआरएस से हैं, साथ ही साथ सुल्तान आरिफ इकबाल साहब जो कि कांग्रेस से हैं और आबिद रसूल खान साहब जो कि टीआरएस से हैं, तमाम खास मेहमानों का उनका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आदाब। खामोश बैठो, बोलो, बैठो ना, तुम्हारे बाप को बोलूंगा, क्या बात है?